नमस्कार, इंटर न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तो यूपी में 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव है और सभी सियासी पार्टियां चुनावी मैदान में हैं। सत्ता कैसे मिले, इसके लिए कोई सम्मेलन कर रहा है तो कोई जनसंपर्क अभियान, तो कोई रथ यात्रा के जरिए जनता के बीच जा रहा है, तो वहीं बीजेपी सरकार और संगठन अलग अलग कार्यक्रम के जरिए जनता के बीच में जा रही है। समाज के हर वर्ग और जाति को जोड़ने के लिए आज से सामाजिक संपर्क अभियान शुरू करने जा रही है। पार्टी के फ्रंटल संगठन इस अभियान के तहत सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन करेंगे। इस सम्मेलन का मकसद एक तरफ उस समाज विशेष को पार्टी से जोड़ना का है, तो वहीं दूसरी मोदी और योगी सरकार के कामों और योजनाओं के बारे में बताना है। पार्टी इस अभियान में सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास से आत्मनिर्भर भारत का मंत्र लेकर के जन जन तक जाएगी। बीजेपी जानती है कि जातीय गणनीति साधने के सारे काम हो जाएंगे। पार्टी ने पिछले वोट बैंक के सहारे ही पिछली बार 2017 में बहुमत से ज्यादा सीटें पाई थी। अब एक बार फिर से पार्टी जातीय सम्मेलनों की शुरुआत करने जा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या अब की बार पिछड़ा वर्ग करेंगे बेड़ा पार? क्या बीजेपी को मिलेगा पिछड़ों का साथ? ओबीसी वोट बैंक किसके साथ? इन्हीं सवालों के साथ करेंगे डिबेट। तो अब की बार पिछड़ा वोट बैंक पर जिस तरीके से एक बार फिर नजर बनाई हुई है योगी सरकार, क्योंकि लगातार बीजेपी जो जातीय समीकरण बिठाने की कोशिश करती है, अब इस बार एक बार फिर से ओबीसी वोट बैंक किसके साथ होगा ये देखना होगा, क्योंकि लगातार यही सवाल पूछा जा रहा है कि जो 17 सम्मेलनों में से अभी तक ओबीसी की तरफ से जो वोट बैंक साधने की कोशिश की गई है और वही जातियों के आधार पर अब एक और नई रणनीति तैयार की जा रही है और साथ ही ये कहा जा रहा है कि जातियों के मुखिया को जोड़ने की नीति तैयार की जाएगी, जिसमें लाभार्थियों का वोट बैंक का हर हाल में साथ चाहिए होगा। अब ऐसे में 350 सीटें जीतने का प्लान तैयार किया जा रहा है। जातियों के मुखिया को जोड़ने की नीति भी अपनाई जा रही है। तो लखनऊ में सीएम योगी सम्मेलन का आगाज करेंगे और आज बीजेपी के सामाजिक सम्मेलन की शुरुआत होगी। तो पिछड़ा वर्ग पर खास नजर बनाए हुए हैं बीजेपी और पिछली बार भी, क्योंकि 2017 में जिस दौरान चुनाव हुए थे उस दौरान भी बीजेपी को जो सीटें हासिल हुई थी, ये कहा जा रहा था, कयास जताए जा रहे थे कि जो एक भारी बहुमत के साथ में जीत मिली थी बीजेपी को, ये केवल पिछड़ा वोट बैंक के वजह से ही मिल पाया था, संभव हो पाया था। तो क्या अब की बार पिछड़ा वर्ग का जो वोट बैंक है, क्या इस बार बीजेपी को मिलेगा? क्योंकि लगातार तमाम पार्टियों की तरफ से कोशिशें की जा रही है अलग अलग तरीके से पिछड़ा वोट बैंक को साधने की। अब ऐसे में बीजेपी जहां मिशन यूपी की तैयारी कर रही है, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी ने भी यात्रा की शुरुआत कर दी। वहीं बसपा की तरफ से भी ऐलान किया गया और शंखनाद कर दिया गया और कहा गया कि इस बार वो अकेली चुनाव लड़ेगी और साथ ही साथ लगातार वो बीजेपी पर या समाजवादी पार्टी पर सवालिया निशान भी बसपा की तरफ से खड़े किए गए कि जब भी चुनाव का समय आता है राजनीतिक समीकरण बिठाने की कोशिश की जाती है, जातीय समीकरण भी बिठाने की कोशिश की जाती है, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो ये पार्टियां उन्हें भूल जाती हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से पिछली बार बीजेपी का साथ तो पिछड़ा वर्ग के लोगों ने दे दिया था, लेकिन क्या इस बार फिर से एक बार फिर बीजेपी को ये जो एक बड़ा वोट बैंक माना जाता है ओबीसी का, क्या ओबीसी का वोट बैंक इस बार बीजेपी को मिलेगा या नहीं, या फिर समाजवादी पार्टी को इस बार अपना समर्थन देगी ओबीसी? तो बीजेपी की निगाहें 2022 के विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई हैं, लेकिन इस बार इस विधानसभा चुनाव का जो रण तैयार किया गया है, इस चुनाव में इस बार बीजेपी अकेली नहीं है, बल्कि बीजेपी को टक्कर देने के लिए तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी जोरों शोरों से अपना पूरा जोर लगा रही हैं, ताकि 2022 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, ऐसे में उत्तर प्रदेश की सियासत को पलटा जा सके।
लेकिन जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों ने भी अपना एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है, अब देखना यह होगा कि क्या वाकई सत्ता परिवर्तन 2022 में होगा या नहीं। ये एक बड़ा अहम सवाल। और वहीं अगर दूसरे सवाल पर गौर करें, क्योंकि लगातार जिस तरीके से जब भी चुनाव सामने आते हैं ये कोशिश की जाती है कि किस क्षेत्र में किसका दबदबा सबसे ज्यादा है, किस वर्ग का वोट बैंक सबसे बड़ा होता है। ऐसे में उस वर्ग को साधने की कोशिश की जाती है, उन्हें खुश करने की कोशिश की जाती है। और एक बार फिर से यही तैयारियां अब देखी जा रही है, जहां जगह जगह पर जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है, अब यहां तक कि रथ यात्राएं निकाली जा रही हैं और साथ ही लोगों को जोड़ने की कोशिश लुभावने वादों के साथ किया जा रहा है। तो अब देखना यह होगा कि जो तमाम वर्गों को साधने की कोशिश हो रही है, क्या ये जो तमाम वर्ग बताए जा रहे हैं, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे ब्राह्मण वोट बैंक हो, तो ऐसे में इन तमाम वोट बैंक को इकट्ठा करने में कौन सी पार्टी अपना सबसे पहले दमखम दिखा पाती है और किसको पहले सफलता मिलती है, किसके पाले में इस बार ये बड़ा वोट बैंक गिरेगा, ये देखना होगा। और फिलहाल जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि ओबीसी को जोड़ने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है, तो पिछली बार तो ओबीसी ने साथ दे दिया था बीजेपी का, लेकिन इस बार क्या ओबीसी का ये बड़ा वोट बैंक बीजेपी को मिलेगा या फिर किसी अन्य पार्टी के समर्थन में जाएगा, ये देखना होगा। तो बीजेपी 31 अक्टूबर तक 27 सम्मेलन आयोजित करेगी और साथ ही 17 सम्मेलनों में से ओबीसी के 37 जातियों को जोड़ने की तैयारी बीजेपी यहां करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अब ये कहा जा सकता है। और अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो चर्चा की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दें कि कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको मेहमानों से परिचय करवा देते हैं। विशाल सिंह जी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, कपिल श्रीवास्तव जी जो कि एसपी के प्रवक्ता है, और वहीं जैनेन्द्र अकरवंशी जी हैं जो कि एसबी के प्रवक्ता है, और विनय पटेल जी जो कि प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। वहीं प्रशांत उमराव जी भी हमारे साथ मौजूद है जो कि बीजेपी से प्रवक्ता है। आप सभी का बहुत स्वागत है इंटर न्यूज पर। चर्चा की शुरुआत करेंगे सबसे पहले प्रशांत उमराव जी, सवाल आप पर, क्योंकि ये पूरा जो मुद्दा है आज का, ये बीजेपी पर ही पूरी फोकस है, क्योंकि आज जिस तरीके से देखा जा रहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव आने हैं, लेकिन ऐसे में यह कहा जा रहा है कि बीजेपी एक बार फिर से जातीय समीकरण बिठाने की कोशिश कर रही है। तो क्या ओबीसी का वोट बैंक इस बार पूरी तरीके से बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी समाज के सभी वर्गों को समुचित प्रतिनिधित्व और स्थान देने का काम करती है। चाहे हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल का देख लीजिए, हमने 27 ओबीसी मंत्रियों को और 20 SC/ST समाज के मंत्रियों को समुचित स्थान दिया है। और इस तरह के जो सम्मेलन और कार्यक्रम होते लगातार होते रहते हैं। और ये जो पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन जो हो रहा है, पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा था कि समाज के सभी वर्गों तक हम उनको उचित प्रतिनिधित्व दिया जा सके। और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ताकि क्योंकि राजनीति में किसी एक वर्ग का ही विशेष स्थान नहीं होना चाहिए, सभी को एक स्पेशल फील होना चाहिए, सभी को समुचित स्थान दिया जाना चाहिए। इसलिए सारे सम्मेलन हमें वहां तक पहुंच के लिए किए जाना चाहिए और हमें सभी वर्गों का, सभी समाज का समर्थन में भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है 2022 के चुनाव में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं, आपके पास लौटूंगी मैं। यहाँ पर हमारे साथ कपिल श्रीवास्तव जी भी जुड़े हुए हैं, एसपी के प्रवक्ता हैं वो। सबसे पहले तो मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कपिल जी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जातीय समीकरण बिठाने की कोशिश बीजेपी हर बार करती है और इस बार भी कर रही है, ऐसे में ये कहा जा रहा है कि कई सम्मेलनों का आयोजन भी होना है, तो क्या इस बार लगता है कि समाजवादी पार्टी इसमें पहले बाजी मारेगी ओबीसी वोट बैंक को अपने ओर करने के लिए, या फिर बीजेपी एक बार फिर से आपको पीछे छोड़ देगी? देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि समाजवादी पार्टी ने बहुसंख्यक समाज यानी जिसमें सभी आते हैं सबको साथ रखा है जी। और सबने इस बात को महसूस किया है कि भारतीय जनता पार्टी देश और प्रदेश के हित में हितकारी नहीं है जी। और इस वजह से समाजवादी पार्टी के साथ है। अब मैं दूसरी चीज कहता हूं, जिस बात का आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती है उसी जातिवाद पे वो स्वयं आतंक डूब करके चलती है।
क्योंकि जब आपने देखा होगा कि इनके प्रदेश पदाधिकारियों की लिस्ट आई थी तो उसमें सबके नाम के आगे उनकी टाइटल ब्रैकेट में लिखी गई। और अभी आपने हाल में ही देखा होगा कि एक जाटव समाज को जोड़ने के लिए बेबी मौर्य जी जो हैं उनके आगे जाटव लिख करके जिस तरीके से मोर्चाबंदी करने की कोशिश की गई कि आकंठ झूठ झपाट वाली पार्टी है ये। भारतीय जनता पार्टी लोगों को बांट करके चलने वाली पार्टी है। और जहां तक पिछड़े वर्ग का सम्मेलन करने का सवाल है तो सवाल इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी ने कब नहीं किया। और दूसरी चीज मैं आपको पूछ रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को ओबीसी समाज जो छला गया है पिछले 4.5 सालों से जुड़ेगा, क्योंकि इन्होंने आरक्षण ही खत्म कर दिया एक तरीके से जब आप सरकारी नौकरियां नहीं उपलब्ध कराओगे परमानेंट। दूसरी चीज मैं आपको कहता हूं कि जब आपने कहा था कि हम ओबीसी का वोट पाए हैं, मुख्यमंत्री ओबीसी का बनाएंगे, तो कहां आपने बनाया? पिछड़ा वर्ग का तो बनाया नहीं। योगी जी अचानक ऊपर से लाद दिए गए। और योगी जी ने जिस तरीके से तमाम अपनी जाति छोड़ करके क्षत्रिय समाज को छोड़ करके जिस तरीके से उन्होंने मान मर्दन हर जाति और वर्ग धर्म के लोगों का किया है वो अद्वितीय है, उसका कोई सानी नहीं। इन्हीं के तमाम नेताओं ने उनके विरुद्ध विधानसभा में बैठ करके 200 विधायकों ने, आपको याद होगा, कि धरना दिया। तो मैं तो एक बात सीधी सी ये जान रहा हूं कि ये किसी को भी कर में अभी ओबीसी समाज के ऊपर किस तरीके से इन्होंने 69,000 शिक्षकों में बेईमानी की है। केवल 4% उनको आरक्षण दिया, उनका 23% आरक्षण खाने का काम किया। और ऊपर से जब वो धरनारत हुए तो उनको लाठी खिलाने का काम किया। और ओबीसी आयोग ने भी इनकी मजम्मत लगाई, लेकिन बावजूद इसके योगी जी सुधरने वाले नहीं। हम तो एक बात पूछ रहे हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो अपने बैकवर्ड मुख्यमंत्री के हैं तो 4.5 साल लगा दिए जाने में। तो जब उनके यहाँ 4.5 साल लगा दिए जाने में और भी उन्हीं के नेतृत्व में उन्हीं के मुख्यमंत्री वो नेक्स्ट भी होंगे, यही घोषित करके भारतीय जनता पार्टी चल रही है, तो किस तरीके से ओबीसी समाज को जोड़ेंगे? आरक्षण आपने दिया नहीं, आरक्षण में बेईमानी किया आपने, जातिवाद में आकंठ आप डूबे हुए हैं। और जितनी भी नौकरियां निकली उसमें 4% आरक्षण दे रहे हैं 27% की जगह। पिछड़ा वर्ग आयोग भी आप पर टिप्पणी और टीका कर रहा है। ऊपर से आप लाठियां बरसा रहे हैं अपने ही प्रदेश के नवयुवकों के ऊपर, तो वो आपको जवाब देंगे, उसकी चिंता ना करें। जितना मन करे सम्मेलन करें, जितना मन करे रैली करें, उसका कोई प्रभाव उत्तर प्रदेश के चुनाव में नहीं पड़ने वाला। ठीक है, लेकिन यहाँ हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी मौजूद हैं, विशाल सिंह जी। विशाल सिंह जी, आपसे जानकारी चाहेंगे कि आप जिस तरीके से अभी आप देख रहे हैं कि लगातार ये जातीय समीकरण बिठाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर, और ये एक हम कह सकते हैं कि जब भी चुनावी मुद्दा होता है, चुनावी मुद्दे के तौर पे सबसे ज्यादा फोकस इसी पर किया जाता है, चाहे ब्राह्मण वोट बैंक हो, चाहे पिछड़ा वर्ग का वोट बैंक हो। लेकिन एक बार फिर से बीजेपी अब पिछड़ा वर्ग के वोट बैंक को जोड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन तमाम पार्टियां भी तो जब ब्राह्मण वोट बैंक की बात आती है तो उन पर भी तो निशाना साधने की कोशिश करती है, उन्हें भी तो अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती है। तो आखिर इसमें गलत क्या है? देखिए, पिछड़ा वर्ग सम्मेलन और जो जाति जो भी सम्मेलन है कोई गलत बात नहीं है, कराना चाहिए। मगर हाँ, एक बात ये जानिए कि इसका मतलब ये इतना साधने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब कि वो जो वोट बैंक है पिछड़ी जात का हो चाहे दलित का हो, वो पूर्ण रूप से इनसे छिटक चुका है। और खुद आप देखिए कि लगातार भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों को, दलितों को सिर्फ वोट बैंक के नाम पे यूज करने का काम किया है, ठगने का काम किया है। यदि ये ओबीसी इतने हितैषी होते तो ये जाति जनगणना की मांग उत्तर प्रदेश में प्रस्ताव पारित करके पास करवा लेते। 69,000 शिक्षक भर्तियों में इन्होंने आरक्षण का कितना बड़ा गोलमोल किया है वो जब जाहिर हो चुका है। और उत्तर प्रदेश में कितने कैबिनेट मंत्री हैं, किसके साथ ये क्या करते हैं, खुद आप देखिए। ये उत्तर इतने ही हितैषी होते तो ये देश की पहली ऐसी पार्टी है जिसने ओबीसी और दलित के पोस्टर लगाकर, होल्डिंग लगाकर चौराहों पे बेचने का काम किया है। ये इतनी घोर जाति मानसिकता के लोग हैं। और आप खुद देखिए कि लगातार ये निजीकरण की जो राह पे निकल चुके हैं। तो सबसे ज्यादा नहीं, तो ये तो एडवर्टीजमेंट हो गया ना, ये तो एडवर्टीजमेंट हो गया। एडवर्टीजमेंट तो आप भी करते हैं, जब चुनाव का समय आता है आप भी किसी के नाम की घोषणा करते हो तो एडवर्टीजमेंट तो आप भी करते हैं। ये हम जैसे ओबीसी युवाओं के लिए शर्म की बात है कि आज हमारे नेता चौराहे पे पोस्टर लगा के भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बेचे जा रहे हैं। तो कुल मिला के जब उनके हक की बात आती है, उनकी नौकरी की बात आती है, उनके मान सम्मान स्वाभिमान की बात आती है, तो भारतीय जनता पार्टी सबसे पिछले पायदान पे खड़ी होती है। और ये भी नहीं, आप खुद देखिए आज पूरे प्रदेश में कितने डीएम है, कितने एसपी है, कितने एसएचओ हैं, आप उठा के पूरी लिस्ट देख लीजिए कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी का ये जो क्या कहते हैं कि जो जाति समीकरण क्या वहां पे दिख रहा है। तो कुल मिला के अभी बुलंदशहर की घटना देखिए, बुलंदशहर में एक लोधी समाज के रिक्शा चालक
को पीट के मार दिया गया पुलिस वालों के जरिए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ऐसे नोएडा से लेके वो बलिया तक 50 घटनाएं पिछड़ी और दलितों के ऊपर लगातार हो रही है, मगर कोई सुनवाई नहीं है। खुद ये भारतीय जनता पार्टी, विशाल जी कैसे बात कर रहे हैं? केवल क्या दलितों पर ही अत्याचार हो रहे, क्या ब्राह्मणों पर कोई अत्याचार नहीं हो रहा है, क्या बाकी के वर्ग पर कोई अत्याचार नहीं हो रहा है? आपकी डिबेट जो है वो पिछड़ों पे, आप पिछड़ा सम्मेलन की बात नहीं, लेकिन अगर आप फैक्ट्स की बात करते हैं, अगर आप फैक्ट्स की बात करते हो तो आप फैक्ट्स को सामने रखिए ना, जनता को बरगलाइए मत। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। अभी आप खुद देखिए एलसीआरबी की रिपोर्ट में साफ हो गया कि अत्याचार कितनी चरम सीमा पे, हत्याएं कितनी हो रही हैं, अपहरण कितने हो रहे हैं। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी, इनका चाल चरित्र और चेहरा बिल्कुल जस्ट अपोजिट है और अब जनता जान चुकी है। और खुद आप देखिए कि जिस तरह ये लोग आज सम्मेलन समीकरण इसमें ही लगे हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ भी आम जनमानस को, चाहे वो कोई भी वर्ग का हो, किसी भी कुछ देने का काम नहीं किया है। आज महंगाई चरम पे है, महिला उत्पीड़न चरम पे है। ठीक है विशाल जी, आपकी बात समझ गए, आपके पास लौटूंगी। एसबीएसपी के प्रवक्ता हमारे साथ ज्ञानेंद्र अकरवंशी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। ज्ञानेंद्र जी, अब आपसे ही जानेंगे कि आखिर जिस तरीके से जो रुझान भी सामने आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ये एक सर्वे भी करवाया गया था, सर्वे में भी यही कहा गया था कि अभी भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लोग ये चाहते हैं कि दोबारा से मौका सीएम योगी आदित्यनाथ को मिले। लेकिन जब बात समीकरण की आ जाती है, जातीय समीकरण हो, तो फिर ऐसे में लोग हमेशा हल्ला बोलना शुरू कर देते हैं या हमला करना शुरू कर देते, तंज कसना शुरू कर देते, पुरानी बातों को याद दिलाना शुरू कर। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये तो हर पार्टियां करती हैं? सुरभि की, जहां तक सर्वे की बात है तो मैं बता दूं कि ऐसे सर्वे प्रधानमंत्री जी के लिए भी होते हैं जिसमें 2000-2500 लोग पार्टिसिपेट करते हैं, वो भी पढ़े लिखे, और वो विश्व के नंबर 1 नेता और ब्रह्मांड के नंबर 1 नेता बन जाते हैं। रही बात यूपी की, तो उत्तर प्रदेश में सैंपल सर्वे बता दीजिए कितने लोगों के सैंपल सर्वे के आधार पर वो सर्वे किया गया कि जो लोग चाहते हैं कि योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बने। अब मैं डिबेट के मुद्दे पे आता हूं कि जो ओबीसी की बात हो रही है, तो मैं बता दूं कि पिछले साल की एनसीआरबी की रिपोर्ट में और 2019 की कंपेयर करिएगा, दलितों के प्रति होने वाले अत्याचारों की घटनाएं बढ़ी हैं। दूसरी चीज कि आरक्षण दलितों का जो ये बता रहे हैं, आरक्षण में बांदा विश्वविद्यालय हो, गोरखपुर विश्वविद्यालय हो, रज्जू भैया यूनिवर्सिटी हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, 69,000 शिक्षक भर्ती हो, सभी जगह आरक्षण को दरकिनार करके सामान्य अभ्यर्थियों से सीटों को भरा गया है। जहां तक बात है कि जो ये कहते हैं कि ओबीसी के लिए हमने मंत्री बनाए, आपने मंत्री तो केवल 2 महीने 3 महीने पहले बनाए, वो अब चुनाव प्रचार करेंगे या फिर वो धरातल पर काम करेंगे? और पिछले 4.5 साल में इन्होंने जब ओबीसी के लिए कोई काम नहीं किया है, तो अब 3 महीने में कौन सा ऐसा विशेष कार्य कर लेंगे? इनका विकास का मुद्दा कहां गया? इनका गड्ढा मुक्त सड़कें कहां गया? शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी कहां गया? बढ़ती महंगाई कहां गई? जो एलपीजी के सिलेंडर जो इन्होंने सिलेंडर बांटे थे, उसका आलम यह है सबसे ज्यादा ओबीसी और एससी एसटी वर्ग में भी वो गए थे, क्योंकि ओबीसी की आबादी बहुत ज्यादा है। लगभग पिछले 10 साल में 3 सर्वे हुए हैं जिसमें 43 से 56% के बीच में बताई गई है। लेकिन इन्होंने जातिगत जनगणना करवाने से मना कर दिया, जिससे कि हम जान पाए या कोई भी जान पाए कि ओबीसी की आबादी आखिर है कितनी, और ये किस आधार पे योजनाएं बनाते हैं जिससे कि ओबीसी वर्ग को लाभ मिल पाए। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जब इन्हें यही नहीं पता है सरकार को कि ओबीसी की आबादी कितनी है हमारे उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में। तो यहाँ पे हमें समझना होगा कि ओबीसी के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया है। विकास, इन्होंने जो नारा दिया था सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उसमें इन्होंने ओबीसी को भी छोड़ दिया है। केवल जो हमारे कपीस भाई ने बताया, वो एक जाति विशेष के लिए ही खड़ी हुई है सरकार। हमने यहाँ पे देखा है कि जब योगी जी किसी क्षेत्र विशेष में जाते हैं, जो पिछड़ों का क्षेत्र होता है, वहां पर साबुन पहले से ही बंटवा दिए जाते हैं कि भैया हाथ धो लेना, नहा धो के आना। या फिर वो जब मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश करते हैं तो गंगा जल से पूरा मुख्यमंत्री आवास पहले धुलवाया जाता है। ज्ञानेंद्र जी, ये जो आप बातें कह रहे हैं, क्या आपके पास कोई सबूत है कि ऐसा कुछ होता है? किस चीज का? आपने कहा कि जब कोई ऐसे क्षेत्र में जाते हैं जहां पर पिछड़ा वर्ग के लोग होते हैं, उनसे जब मुलाकात करते तो पहले से ही साबुन रख दिया जाता है कि वो अपने हाथ धो लें। अखबारों की कटिंग देख लीजिए।
ठीक, यानी आप कह रहे हैं कि ये केवल बीजेपी के राज में होता है, बाकी किसी के राज में नहीं होता है। आप ये कह रहे हैं कि ये केवल बीजेपी के राज में होता है, बाकी के कोई नेता ऐसा कुछ नहीं करते हैं। आप बाकी सबको आप दूध का धुला बता रहे हैं। बीजेपी के राज में मुख्यमंत्री जी के लिए बोल रहा हूँ। मुख्यमंत्री के दौरे से पहले 2 जगहों पे ऐसा हुआ है जहाँ साबुन बंटवाए गए हैं पिछड़ी बस्तियों में, और गंगा जल लेके उनके पीछे वो फोटो आपको ट्विटर पर भी मिल जाएगी और अखबारों में भी मिल जाएगी। पीछे चलती है एक कार जब पिछड़ी बस्तियों में जाते हैं। और ये बात किसको नहीं मालूम है कि जब नई सरकार बनी थी तो पूरा जो मुख्यमंत्री आवास है वो गंगा जल से धुलवाया गया था। क्यों धुलवाया गया था आप बताइए मुझे। चलिए ठीक है, आपके इस सवाल का जवाब मैं खुद प्रशांत उमराव जी से लूंगी, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ विनय पटेल जी भी जुड़े हुए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। विनय जी, आपको क्या लगता है कि जातीय समीकरण क्या केवल बीजेपी ही करती है? क्या कोई पार्टियां चुनाव के समय में क्या जातीय समीकरण नहीं बिठाने की कोशिश करती? एक वक्त ऐसा भी रहा था, हर किसी ने देखा था कि जब ब्राह्मण वोट बैंक साधने की बारी आई थी तो तमाम पार्टियों ने तरीके से सम्मेलन किए थे और साथ ही साथ अपने और वोट बैंक केंद्रित करने का, उनका ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की गई थी। लेकिन अब जब बात ओबीसी पर आ रही है तो सवाल जवाब किए जा रहे हैं। आवाज आ रही है मेरी? जी देखिए, पहली बात तो उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव में दो विचारधारा के लोग काम कर रहे हैं। एक विचारधारा के लोग ओबीसी सम्मेलन, ब्राह्मण सम्मेलन, एससी सम्मेलन, फलाना सम्मेलन, ढिकेना सम्मेलन करा रहे हैं, और दूसरे विचारधारा के लोग 24 घंटे फ्री बिजली गारंटी पद यात्रा चला रहे हैं। ये बात अलग है। दूसरी बात, आप ओबीसी महासम्मेलन की बात जो कर रही हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो सम्मेलन होगा भारतीय जनता पार्टी का और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी उस सम्मेलन में जाएंगे, तो उस सम्मेलन में तो ओबीसी समाज के लोग ही रहेंगे, उनसे ये वार्ता करेंगे। तो उनसे क्या वार्ता करेंगे? जो 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ है, जहां पे 27% आरक्षण मिलना चाहिए था, वहां पे आपके बच्चों को मैंने सिर्फ, आपके भाइयों को, आपके बहनों को मैंने सिर्फ 4% आरक्षण दिया। और जब वो अपने लिए संघर्ष कर रहे थे, लखनऊ के सड़कों पर अपना हक मांग रहे थे, अपने लिए आवाज उठा रहे थे, तो मैंने उनको लाठियों से पिटवाने का काम किया। हमारी बहनों की हाथ तोड़ दिया गया, पांव तोड़ दिया गया, दौड़ा कर पीटा गया नहीं लखनऊ के सड़कों पर। तब ओबीसी समाज की याद भारतीय जनता पार्टी को नहीं आई। जब प्रतापगढ़ में एक पूरे गांव को इनके मंत्री मोती सिंह ने खड़े होकर जलवा दिया, थाने में बैठ गए, FIR तक नहीं लिखवाने दिया गया, तब इनको ओबीसी समाज की याद नहीं आई। जब रंजीत यादव का अपहरण कर लिया जाता है, तब इन्हें ओबीसी समाज की याद नहीं आती है। कानपुर में पार समाज के एक लड़के को मार दिया जाता है, तब इनको ओबीसी समाज की याद नहीं आती है। और ये कहते हैं हमने केंद्र में मंत्री बना दिया, हमने उत्तर प्रदेश में मंत्री बना दिया। तो भैया, ओबीसी समाज ये जान गया है कि ये जो 6 महीनवा सम्मान आते हैं ना, ये उत्तर प्रदेश के ओबीसी समाज को 6 महीनवा सम्मान नहीं चाहिए। आप मेरी बात समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश में 14 सबसे ज्यादा थाने हैं। आप पता कर लीजिए इस बात को। 750 से ज्यादा थाने ऐसे हैं जहां पे जनरल कास्ट के थानेदार बैठाए गए। वहां पर तो सिपाही ओबीसी समाज के हैं, लेकिन थानेदार जनरल कास्ट का है। उसमें से 500 से ज्यादा थाने ऐसे हैं जिसमें से ठाकुर थानेदार बैठाया गया है। आप 75 जिलाधिकारियों की लिस्ट निकाल के देख लीजिए, 23 से ज्यादा जिलाधिकारी ठाकुर समाज से। आप जो अधिकारी, आप मतलब एक सिर्फ सम्मेलन करके लोगों को बहका के 6 महीने के लिए मंत्री बना के आपने जिस प्रिया पटेल जी को केंद्र में मंत्री बनाया और ओबीसी समाज के हित का ढिढोरा पीट रहे हैं। मैं एक बात कहना तो नहीं चाहिए उन्हें नहीं विनय जी, ठीक है, आपने जो एक सवाल किया, एक सवाल मेरा भी इस पर है। आपने कहा कि क्या अगर जिस तरीके से रिजर्वेशन रखा जाता है उस आधार पर उन्हें वो पद नहीं दिया जाता, लेकिन आप ही वो लोग हैं जो कि ये सवाल भी खड़े कर देते हैं, जबकि अगर किसी भी तरीके का कोई ढांचा तैयार कर दिया जाए, अगर वो ध्वस्त हो जाता है या फिर किसी तरीके की कोई कमी आ जाती है, तब भी आप ही लोग ये सवाल खड़े कर देते हैं कि आखिर ठीक तरीके से उचित पद पर उचित किसी सदस्य को क्यों नहीं बिठाया गया। तो आप ये चाहते हैं कि केवल रिजर्वेशन के आधार पर ही सबको उनका एक एक करके पद सौंपा जाना चाहिए, बल्कि टैलेंट कोई मैटर नहीं करता है। आप ये कहना चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश के ओबीसी समाज के लोग योग्य नहीं है? नहीं कहना चाहती है कि उत्तर प्रदेश में नहीं विनय जी बातों को गोल गोल मत घुमाइए ना। विनय जी, बातों को गोल मत घुमाइए। मेरा सिर्फ इतना सवाल था कि अगर जब आज आप रिजर्वेशन की बात करते हैं या फिर आप ये कहते हैं, लेकिन कल को जब कहीं कोई भी गड़बड़ी सामने आ जाती है, चाहे वो ब्राह्मण वोट बैंक से हो, चाहे वो पिछड़ा वोट बैंक से हो, अगर कोई भी
पदाधिकारी भी हो या फिर आम जनता भी हो, तो फिर सवाल भी उसी सरकार से पूछे जाते हैं जिनकी सरकार सत्ता में होती है। आप मुझे एक बात बताइए, ईडब्ल्यूएस कोटे से 10% आरक्षण गरीब सवर्णों को दिया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में हुआ क्या? उसी ईडब्ल्यूएस कोटे से इनका बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी अपने भाई को फर्जी तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर बना दिया जाता है। तो कुल मिला जुला कर ये जो आरक्षण, चाहे ईडब्ल्यूएस कोटे से हो, चाहे ओबीसी का 27% आरक्षण हो, चाहे 33% आरक्षण हो, एससी एसटी का, ये सब आरक्षण इनके कार्यकर्ताओं और इनके घर तक ही सिमट कर रह गया है। ये कहीं उसको जाने नहीं देना चाहते। अगर इन्हें ओबीसी समाज से मतलब है, तो जो ये ओबीसी सम्मेलन कराने जा रहे हैं, क्योंकि उस सम्मेलन में ये ऐलान करें कि 69,000 ओबीसी अभ्यर्थियों के साथ जो गड़बड़ी हुई है, जिसमें राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने भी माना है कि हाँ यहाँ पे आरक्षण घोटाला हुआ है, उस आरक्षण घोटाले को जांच करा के, न्यायिक जांच करा के 15 दिन के अंदर उन लड़कों को, हमारे बहनों को, उन भाइयों को वापस दिलाने का काम करेंगे। ठीक है विनय जी, अब कई सवाल हो गए हैं, बीजेपी पर कई सवाल दागे गए हैं, तो एक बार फिर से हम बीजेपी का ही रुख कर लेते हैं, क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। जब सवाल उनसे किए जा रहे तो उनसे जवाब भी ले लेते हैं। ठीक है, उमराव जी हमारे साथ बने हुए हैं। उमराव जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप पर आरोप प्रत्यारोप तो बहुत सारे लगा दिए गए कि बीजेपी ने दावे तमाम किए हैं, लेकिन एक भी दावा उस पर वो खरे नहीं उतरे हैं, वो पूरी तरीके से वादा खिलाफी वो करते हुए नजर आए हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार में, योगी सरकार में जो भी भर्तियां हुई है, फेयर हुई हैं, ना ही कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। पिछली सपा सरकारों में हमने देखा किस तरीके से केवल 4-5 जिलों के लोग, केवल उनको टाइटल देकर उनकी भर्तियां की जाती थी, और लोक सेवा आयोग का नाम भी प्रतियोगी छात्रों ने चेंज कर दिया था, हम सभी ने देखा है। लेकिन 4.5 साल की सरकार में कहीं पर भी एक पैसे का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। जो भी नियुक्तियां होती हैं उसे रैंडमली कई प्रतियोगी छात्रों से मुख्यमंत्री स्वयं बातचीत करते हैं। और उसके पहले कांग्रेस के प्रवक्ता महिला सुरक्षा पर आरोप लगा रहे थे। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े के अनुसार सन 2020 में 5300 रेप के मामले सबसे अधिक राजस्थान में दर्ज किए गए, जबकि राजस्थान की पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की 1/4 है। राजस्थान में थाने में ही रेप होता है। कोई रेप पीड़िता महिला थाने में शिकायत करने जाती तो डीसीपी उसी के साथ थाने में रेप करता है। हवलदार महिला के घर में घुस के रेप करता है। आज चाहे अनुसूचित जाति के ऊपर अत्याचार का मामला सबसे अधिक राजस्थान में हो रहा है, छत्तीसगढ़ में हो रहा है, वहां पे 4 किसानों को मार दिया। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जब भी उत्तर प्रदेश की बात नहीं जाएगी, इनको उत्तर प्रदेश की बात याद आएगी। आप ये बताइए ना कि आप सक्षम नहीं है उत्तर प्रदेश को चलाने में, चाहे दलित हो, चाहे ओबीसी हो, कोई वर्ग का व्यक्ति हो। आज आपने पूरे प्रदेश को जंगल राज बना दिया। जब भी आपको सवाल पूछा जाता है तो आप झूठ के पलंटे जो है ना वो जनता के सामने आप रखने लगते हैं। आप बताइए ना, ओबीसी के लिए आपने क्या किया है, 69,000 शिक्षकों के लिए आपने क्या किया है, जाति जनगणना के लिए आपने कौन सा मजबूत कदम उठाया है? आप बोलिए। आप ये जितने भी प्रदेश में, जितने प्रशासनिक सेवाओं में किस जाति के लोग को आपने सर पे चढ़ा के बैठा है, आप ये जाहिर करिए मत, आप बगली मत जाकिए। जो आज वर्तमान में उत्तर प्रदेश का आम जनमानस पूछ रहा है उस पर आप जवाब दीजिए। प्रशांत जी जवाब दीजिए, सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। जाति जनगणना का मामला भी लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि पिछड़े वर्ग की जनगणना की काउंटिंग करना बड़ा मुश्किल है, और वो मामला भी लंबित है। उसका जब समय आएगा, लेकिन प्रशांत जी सवाल ये भी उठे बीजेपी पर। प्रशांत जी सवाल तो आपसे ये भी किए जा रहे हैं कि बीजेपी ने जब दावा किया था, सबने देखा है, आपने केवल 4 जिलों के लोगों को नौकरियां दी है टाइटल देख के। तब आपको केवल पिछड़े के नाम पे एक जाति याद आती थी, तब आपको पिछड़े की सारी जातियां याद नहीं आती थी। केवल एक जात को आपने नौकरियां देने का काम किया इटावा मैनपुरी के लोगों को। अब आपको नहीं पिछड़ी जाति याद आ रही थी, अब आपको पिछड़ी जाति याद आई। जब आप सत्ता में रहे तो एक ही वर्ग आपका प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा। जब आप सत्ता से हट गए तब आपको दूसरी जातियां याद आने लगी, तब उस जाति की आप यात्राएं निकाल रहे हैं। जब आप सत्ता में थे तब देते दूसरे जातियों को प्रतिनिधित्व, सत्ता में थे तो अपने पूरे घर में प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्यमंत्री सब अपने घर में रखा। सत्ता से बाहर हो गए तब आपको बाकी जातियों की याद आ गई। प्रशांत जी सवाल ये भी उठाया गया बीजेपी पर कि बीजेपी तब एक्शन ले रही है, तब पिछड़ा वर्ग के लोगों को आगे कर रही है, जबकि चुनाव नजदीक है। लेकिन उससे पहले बीजेपी सरकार सो रही थी, ओबीसी के लिए कुछ भी नहीं किया गया है बीजेपी की तरफ से। आपसे जानना चाहेंगे अभी तक बीजेपी ने क्या कुछ किया है, क्या कुछ नहीं किया है, क्योंकि आप पर सवाल बहुत सारे उठा दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए भी पिछड़ा वर्ग के किसी सदस्य का जब नाम सामने आया था, लेकिन उन्हें क्यों मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, या फिर जब नजदीक आए चुनाव तो फिर नए पदाधिकारियों के तौर पर पिछड़े वर्ग से लोगों को सामने क्यों किया जा रहा है? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री ही ओबीसी कैटेगरी से हैं, प्रदेश अध्यक्ष उसी कैटेगरी से हैं, उप मुख्यमंत्री हैं,
और भारतीय जनता पार्टी जात के आधार पर काम नहीं करती है, किसी खास वर्ग के लिए नहीं काम करती। हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास, हम सबको साथ लेके काम करते हैं। अब कल को कोई कहने लगता है कि ब्राह्मणों पर अत्याचार, हर जाति वर्ग अपना अपना झंडा उठा के लेके खड़ा हो जाएगा तो फिर क्या होगा? हम सभी को साथ लेके कर रहे हैं। अभी भी हम केवल जात की नहीं बात करते हैं, वर्ग की बात करते हैं। और जो पिछड़ा वर्ग सम्मेलन कराने का उद्देश्य है कि ताकि समाज के सभी वर्गों को उनको उचित प्रतिनिधित्व मिले, उचित स्थान मिले। जैनेंद्र जी आपके पास आ रही हूँ, अपनी बात पूरी कर ले। जैनेंद्र जी आ रही हूँ। कैसे मिलेगा? आरक्षण को बरकरार करके। ठीक है प्रशांत जी। जैनेंद्र जी, जैनेंद्र जी आप अपनी बात रखिए। सुरभि जी 1 मिनट चाहिए। 4.5 सालों तक वो समाज के लड़कों को अब लाठी मारेंगे। सुरभि जी 1 मिनट सम्मेलन करा के उन्हें मरनाम लगा लेंगे। सम्मेलन करवा रहे हैं। सुरभि जी जैनेंद्र जी आप अपनी बात रख सकते हैं। देखिए, आपने जो बोला था मैं आपको खुद ही दिखा देता हूं कि ये गौमूत्र और गंगा जल से धोया था। और दूसरा मैं बता देता हूं, योगी जी के आगमन से पूर्व मैं दोनों ही चीजें दिखा देता हूं खुद ही गूगल से सर्च करके। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि इन्होंने एक तो बात की कि भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। खुद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना था 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ है और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से सीट भरी गई है। और बाकी जगहों पे भी ऐसा ही है, तभी वो पता चला है, क्योंकि आरोप लगे हैं तभी पता चला है। जो जितने मैंने आपको नाम बताए थे कि कहां भर्तियों में घोटाले हुए। दूसरी चीज, जो हमारी पार्टी थी सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक मांग की थी, जो चुनाव पूर्व पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो गठबंधन इस साइड पर हुआ था कि ओबीसी आरक्षण को 3 भागों में बांटा जाएगा। उसका कारण यह था कि ओबीसी के जो 69 जाति समूह 234 जातियां हैं, उसमें से केवल 4 जातियों को 80% लाभ मिल रहा है और लगभग 80 जातियों को तो बिल्कुल लाभ ही नहीं मिला है कभी भी पिछले 6 साल के अंदर। तो उनका कहना था कि एक मतलब आरक्षण को वर्गीकृत किया जाए। इसके लिए एक आयोग भी बनाया गया जिसे सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के नाम से राघवेंद्र समिति बनाई गई और उसकी रिपोर्ट आने के बाद भी इन्होंने लागू नहीं किया। मैं प्रशांत भाई से पूछना चाहता हूं वो क्यों नहीं लागू किया गया? केंद्र सरकार ने 2 अक्टूबर 2017 को पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण को वर्गीकरण करने के लिए रोहिणी आयोग बनाया था, उसकी रिपोर्ट कहां है? आज 4 साल 4.5 साल बीत गए लेकिन उसकी रिपोर्ट का कहीं पता नहीं है कि वो रिपोर्ट कहां गई। इन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री जी हमारी पिछड़ी जाति से हैं। मैं बता दूं कि उप मुख्यमंत्री जी के 4 साल के बाद तो उनके यहाँ पहली बार खाना खाने गए थे और उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं वो भगवान जाने। लेकिन मैं बता दूं कि कई सभाओं में मुख्यमंत्री जी को प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठने को दिया जाता है सामने। मतलब ये भी नहीं कि जिस कुर्सी पर मुख्यमंत्री जी बैठे हैं वैसी ही कुर्सी उप मुख्यमंत्री के लिए भी लगाई जाए। तो ये मैं जानना चाहता हूं ऐसा क्यों होता है बार बार। ठीक, अब जवाब भी ले लेते हैं। आपने अगर सवाल किया तो प्रशांत जी इस पर आपका क्या जवाब है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी इस तरह का किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता, सभी वर्गों को समुचित स्थान दिया जाता है और उसी संदर्भ में ही ये यात्राएं निकाली जा रही है। और जहां तक आपने सफाई के साबुन की बात की है, ये कोरोना आने के कई साल पहले तक हमारे प्रधानमंत्री जी ने सफाई का महत्व बताया था कि सफाई से रहने से, उसी दृष्टिकोण से देश भर में शौचालय, हर घर में शौचालय बनाने की बात की थी। केवल अगर किसी जो आप भी अगर किसी में जाते हैं केवल वही साबुन हटवाया जाता है। सबसे ज्यादा जागरूकता से पिछड़ी जात और दलितों की बस्तियों में ही कोरोना की फैला रहे थे मुख्यमंत्री जी। हम अगर कभी भी किसी व्यक्ति से मिलने जाते हैं तो नहा धो करके साफ सुथरे होकर के जाते हैं। अगर किसी का हाथ धुलवाया जा रहा है, साफ सफाई की जा रही है, उसमें कोई उसको गलत संदर्भ में नहीं लिया जाना चाहिए। वो लोग अपने आप हाथ, लेकिन प्रशांत जी वो तो यही तो पूछ रहे हैं आपसे कि वो जाने के पहले की चीजें नहीं पूछ रहे, वो जाने के बाद की चीजें पूछ रहे कि जब वहां से अगर निकलते हैं तो फिर ऐसा क्यों? सम्मेलन और यात्राएं करा रहे हैं तो सैनिटाइजर और साबुन की व्यवस्था उचित करवा दीजिएगा, क्योंकि वहां भी मुख्यमंत्री और आपके उच्च जाति के कई मंत्री वहां पहुंचेंगे। तो एक हम सैनिटाइजर की व्यवस्था सभी जगह कराते हैं, कोई भी सम्मेलन हो, कोई भी कार्यक्रम हो। आज कोरोना पीरियड चल रहा है, सफाई का महत्व बताया जा रहा है, तो क्या आपत्ति है आपको? सम्मेलनों में एक साबुन की पट्टी बंटवा दीजिएगा। ठीक है, लेकिन विनय जी मैं अब आपसे ही जानना चाह रही हूँ कि अभी जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे थे कि तमाम पार्टियां ये करती हैं, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी पर लगातार निशाना साधा जा रहा है, क्या सिर्फ सवाल यही कि क्या बाकी की पार्टियां जब चुनाव आते हैं, अगर दिल्ली की ही बात कर ली जाए, आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में,
तो दिल्ली में कितना विकास कार्य किया गया है ओबीसी के लिए या फिर पिछड़ा वर्ग के लिए, ये भी जानना चाहेंगे। और दूसरी चीज ये भी कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आने का जिक्र तो आपने भी किया और उसके बाद से आपने कई दावे भी किए हैं, तो किस हद तक आप भरोसा दिला सकते हैं आम जनता को कि अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो फिर आप उन विकास कार्यों को आगे बढ़ाएंगे, चाहे पिछड़ा वर्ग हो या फिर चाहे एक बड़ा वोट बैंक जिसको हम कह रहे हैं आज के वक्त में ओबीसी वोट बैंक हो, चाहे फिर ब्राह्मण वोट बैंक हो, दोनों को एक साथ लेकर के आप चलेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि दिल्ली में तीसरी बार हमारी सरकार बनी है और जिस तरीके से दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री और 300 यूनिट तक बिजली आधे दाम पर मिल रही है दिल्ली के लोगों को, दिल्ली में जिस प्रकार से 700 लीटर प्रतिदिन पानी फ्री मिल रहा है, दिल्ली की महिलाओं को दिल्ली के सरकारी बसों में जिस प्रकार से फ्री यात्राएं मिल रही हैं, दिल्ली के गली गली में बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए जिस प्रकार से सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए गए हैं, दिल्ली के स्कूल को जिस प्रकार से आपने देखा नवीनीकरण किया गया और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों और दिल्ली के सरकारी स्कूलों का जब आप कंप्रोमाइज करके देखेंगी तो आपको पता चलेगा एक उत्तर प्रदेश का स्कूल है जहां मिड डे मील में बच्चों को नमक रोटी खिलाई जाती है, और दिल्ली के एक ऐसे स्कूल है जहां पर जब अमेरिका के राष्ट्रपति की बेटी आती है तो मोदी जी से नहीं कहती कि मैं गुजरात का स्कूल देखने चलूंगा, मुझे गुजरात का मॉडल दिखाइए। वो आती है, कहती है मुझे दिल्ली की स्कूल दिखवाइए और दिल्ली की स्कूल देखने जाती है। ये बात और है कि उस स्कूल में अरविंद केजरीवाल को भी नहीं जाने दिया जाता। तो जो योजनाएं हमारी विकास योजनाएं दिल्ली में चल रही है वो विकास योजनाएं हम उत्तर प्रदेश में भी लेके आएंगे। आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश में अगर हमने कहा कि हम 24 घंटे 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे उत्तर प्रदेश के लोगों को, तो उसमें ना पिछड़े वर्ग समाज के लोगों को नहीं मिलेगा क्या? उसमें जनरल वर्ग के लोगों को नहीं मिलेगा क्या? उसमें दलितों को नहीं मिलेगा क्या? उसमें हिंदुओं को नहीं मिलेगा क्या? उसमें मुस्लिम को नहीं मिलेगा? अगर उत्तर प्रदेश के स्कूल ठीक कराए जाएंगे उसमें सभी के बच्चे बढ़ेंगे। अगर उत्तर प्रदेश के लोगों को फ्री बिजली मिलेगी और सभी को मिलेगी। अगर उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में फ्री इलाज और फ्री दवा मिलेगी तो सभी को मिलेगी। तो मेरे कहने का मतलब है, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता जो बैठे हैं वो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी ने ये नहीं किया था, कांग्रेस ने ये नहीं किया था, तो उन्होंने नहीं किया था तो उसका जवाब जनता ने 2017 के चुनाव में दे दिया। जनता ने आपके तो 2017 के चुनाव में तो ये भी देखा गया था कि ओबीसी का जो सबसे बड़ा वोट बैंक था, ओबीसी का वोट बैंक बीजेपी को ही तो मिला था। ठीक, आपके पास लौटूंगी। यहाँ पर हमारे साथ समाजवादी पार्टी से कपिश जी भी लगातार बने हुए। कपिश जी, अब आप ही बता दीजिए कि जिस तरीके से आरोप आप भी लगा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सम्मेलन तो आपकी पार्टी भी कर रही है, तमाम जो वोट बैंक्स है उन्हें अपने साथ जोड़ने की कोशिश तो कर रही है, उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश तो करिए। इसी वजह से तो तमाम तरीके की यात्राएं भी निकाली जा रही है। सुरभि, ये तो सभी पार्टी को करना चाहिए। हम ये तो कह ही नहीं रहे कि भारतीय जनता पार्टी अगर पिछड़ा वर्ग सम्मेलन कर रही है तो गलत काम कर रही है, गैर विधिक कर रही है, गैर संवैधानिक कर रही है। ये तो हमने एक बार भी नहीं कहा। हम सिर्फ एक बात ये कह रहे हैं कि इनके सम्मेलन का जो मकसद है वो मकसद ही नहीं साल होने वाला है, इसलिए कि आजमाए को आजमाए वाली बात है। आजमा लिया इनको 15 साल तक सत्ता में उत्तर प्रदेश की जनता लेकर नहीं आई थी, तो ये यही कहते थे कि भाई देखिए 15 साल तक हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं है, डबल इंजन की सरकार होगी, चतुर्मुखी विकास करके हम देंगे। और हकीकत क्या हुआ ये आप लोगों के सामने है। एक हमारे मित्र ये नहीं बता पाएंगे कि जो उन्होंने खुद सपना देखा हो उसका शिलान्यास करके उसका ठीक है। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में कोई विकास नहीं हुआ है? विश्व के नहीं तो कम से कम भारत के मानक पर उसको खड़ा करते हैं। तो मैं तो एक बात कह रहा हूं, इन्होंने किसी के लिए नहीं किया ना। अब बात जहां तक ओबीसी समाज की है तो अभी देखिए कपिश जी, उत्तर प्रदेश में क्या विकास हुआ है या नहीं हुआ है? आवाज आ रही है आपको? जी सुरभि, मेरी बात सुने। अभी एक नए पिछड़े बाबू का इन्होंने नाम लिया था, नाम है नरेंद्र दास मोदी। वो नए पिछड़े बाबू इसलिए हैं कि 2004 से पहले वो सवर्ण में थे और जब उनकी सरकार गुजरात में कि वो खुद चीफ मिनिस्टर थे जब बने थे तो उन्होंने अपने मोदी जाति को ओबीसी में शामिल कर दिया था। तो नए पिछड़े बाबू का वो नाम ले रहे थे। लेकिन जो यहाँ पे वास्तव में पिछड़े बाबू हैं उनके यहाँ तो 4.5 साल हमारे मुख्यमंत्री जी, जो कि हमारे हिंदू धर्म के भी ज्ञाता हैं और बहुत बड़े संत हैं, उन्होंने वहां जाने में लगा दिया। अस्पृश्यता उन्होंने अपने मन से ही नहीं मिटा पाए हैं, इसलिए नहीं मिटा पाए हैं कि आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री का कोई अगर घर सरकारी अलाट है और खाली हो रहा है तो वो सरकारी घर होता है, किसी व्यक्ति के विशेष का नहीं होता कि वो यादव रह रहा है तो उसमें जाटव रह रहा है तो उसमें क्षत्रिय रह रहा है, तो मुख्यमंत्री का घर है। अब आप उस मुख्यमंत्री के पद को कलंकित कर रहे हैं, इसी जाति का वर्ग का व्यक्ति जो कि मुख्यमंत्री बना था, आप कितनी बड़ी तोहमत कर रहे हैं। तो ये इनको
कौन सिखाएगा? अगर आपको मंदिर संस्कृति लागू करनी थी तो गोरखनाथ मंदिर के मठ में बैठे होते आराम से घंटी बजाते, वही आपका काम था। अगर घंटी बजाना काम ना रहा होता, देश चलाना प्रदेश चलाना काम रहा होता, तो इस तरीके की मौत की लाइन थोड़ी ना कोविड काल में लगी होती है, मुर्दे लाइन में लग रहे होते, हिंदुओं को चिताएं ना मिल रही होती और गंगा नदी में प्रवाह हो रहा होता और वो कुत्ते नोच करके खा रहे होते। तो डेवलपमेंट इन्होंने किसी के साथ, जिसके साथ चपके उसी को ले भी थे। अभी देखिए तो बसपा के हमारे देखिए, अब जब आपने कोरोना काल का जिक्र किया तो कोरोना काल का जिक्र मैं भी आपसे करना चाहूंगी। आपने कहा कि अगर शवों को कुत्ते नोच करके खा रहे थे, गंगा में बहाए जा रहे थे, दफनाए जा रहे थे, लेकिन ये भी तो आप देखिए कि जिस तरीके का मैनेजमेंट उत्तर प्रदेश सरकार का कोरोना काल में रहा है, क्या उस तरीके का मैनेजमेंट, उस मॉडल को क्या तमाम राज्यों ने नहीं अपनाया था? क्या उसकी वाहवाही नहीं हुई थी? उसके बाद से क्या आपने नहीं देखा था जब जमीनी स्तर पर उतर करके इसकी पड़ताल करने की कोशिश योगी आदित्यनाथ ने खुद भी की थी? विपक्षी पार्टियों पर भी तो सवाल खड़े किए गए थे कि उस वक्त ये तमाम विपक्षी पार्टियां कहां थी? जमीनी हकीकत अगर जानना था या काम करना था तो वो उस वक्त धरातल पर उतर करके काम क्यों नहीं कर रहे थे? सुरभि सुनिए, सुरभि आपका प्रश्न बहुत लंबा है, सुन ले। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ। आवाज मिल रही है ना मेरी? जी आवाज मिल रही है जी। जी सुरभि बहुत ध्यान से सुने, मैं अपनी वाली बात नहीं कह, मैं वो बात कह रहा हूँ जिसको सब मानते हैं। हमारे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा था कि राज्य की चिकित्सा सुविधा व्यवस्था जो है वो भगवान राम के भरोसे है। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार को इंगित करते हुए हाईकोर्ट ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार वो अधिकार है जो कि हमारी प्रदेश सरकार नहीं दे पा रही है। ये किसी व्यक्ति को उसकी अंतिम क्रिया का भी अवसर नहीं दे रहे हैं। नदी में प्रवाह कर दिया जा रहा है। जेबीसी से जिस तरीके से मुर्दे छुपाए जा रहे थे, क्या आपने नहीं देखे? आपने भी देखे कि छत विच्छत किया जा रहा था शवों को, और जिस तरीके से नाम राम नामी चादर खींची जा रही थी वो अद्वितीय थी। सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाई कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो जीनोसाइड कर रही है। तो जीनोसाइड का भी अगर तमगा किसी ने दिया था वो उत्तर प्रदेश सरकार को दिया था। अगर राम भरोसे किसी की चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था कही थी हाईकोर्ट ने, तो वो भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कही थी। और 11 मई सुरभि याद कर लें, 11 मई का वो दिन था जब हलफनामा दाखिल करके योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि जी हाँ साहब, मैं झूठ बोल रहा था आज से पहले, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की भी व्यवस्था की कमी है, यहाँ पर दवाइयों की भी और बेडों की भी कमी है। उससे पहले तक नहीं कमी हो रही थी। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये ऐसे ही करती है। और इनको जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के भी थपेड़े रखते हैं सुरभि, वो भी उससे भी ये सबक नहीं लेते। चलिए ठीक, अब आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और अपने अपनी बातों को रखा। हालांकि अभी 2022 के चुनाव में मात्र 5 महीने का समय रह चुका है। अब देखना यह है, क्योंकि तमाम जो पार्टियां हैं वो अपना एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, चाहे ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश की बात की जाए, चाहे एक बड़ा वोट बैंक जो कि ओबीसी का वोट बैंक कहलाता है। ऐसे में क्योंकि 39% ये आंकड़ा है जो कि पिछड़ा वोट बैंक माना जाता है उत्तर प्रदेश में, और ये कहा जाता है कि अगर पिछड़ा वर्ग का जो वोट बैंक है अगर किसी भी पार्टी को अपना समर्थन दे देती है तो ऐसे में सत्ता परिवर्तन की सबसे ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। और इसी वजह से सबकी निगाहें अब पिछड़ा वोट बैंक पर ही टिकी हुई हैं। और अब देखना यह होगा कि आखिर ये पिछड़ा वर्ग का वोट बैंक किसके खेमे में इस बार गिरता है। इसी के साथ आपसे आज के इस डिबेट में इजाजत चाहेंगे। आपसे अगले जिस तरीके से डिबेट में हम आपसे रूबरू होंगे और आपके सामने एक बार और एक नया मुद्दा हाजिर करेंगे। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे। नमस्कार।